दोस्तों, क्या आप ये जानते हो कि आपके जेब में रखे पैसे ज्यादा कुछ नहीं बल्कि बस एक टॉयलेट पेपर के समान है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टॉयलेट पेपर। अब ये बात मैं नहीं बल्कि रॉबर्ट कियोसाकी जी खुद कहते हैं। A lot. This here is fake money. I would never work for this stuff. It's good as toilet paper. So the biggest investment. लेकिन इसका मतलब क्या है? आखिर इतने बड़े ज्ञानी इंसान ने ऐसा भला क्यों कहा और वो क्यों हमें अपने पैसों को बैंक में रखने से मना करते हैं? एक्चुअली में बैंक तो हमारे पैसों की रखवाली करता है ना, फिर क्यों उन्होंने ऐसा कहा? और अगर पैसा या नोट रियल मनी नहीं है तो फिर भाई रियल मनी है क्या? और इसके बारे में ऐसा कौन सा राज है जो पूंजीवादी लोग सालों से हम जैसी आम जनता से छुपाते आ रहे हैं? तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सारे रहस्यमय सवालों से पर्दा हटाने वाले हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि जो चीजें प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च एंड एविडेंस के साथ प्रूव की गई है ना, वही चीजें बिना कोई फिल्टर के मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो, जिसके लिंक एंड डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खुद दे दूंगा। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो की अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब इससे पहले कि हम पैसे की चक्रव्यूह और बैंक की चालाकियों को समझे, इससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये भाई पैसा आया कहां से और ये रियल और फेक मनी होता क्या है। तो भाई, आज से कई हजारों साल पहले इंसान अपनी जरूरत का सामान लेने देने के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करता था, जहां एक चीज खरीदने के लिए उसको कोई दूसरी चीज बदले में देनी पड़ती थी। यानी कि अगर आपके पास चावल है और आपको कपड़े चाहिए तो आपको सबसे पहले एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ता था जिससे कपड़े के बदले में चावल चाहिए होते थे। तब जाकर भाई आप चावल के बदले में कपड़े खरीद सकते थे। और ये करना सच में एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि फंडामेंटली यहाँ पे दो प्रॉब्लम थी। एक्चुअली में उस जमाने में लोगों को पता ही नहीं होता था कि आखिर कितने चावल के बदले में उन्हें कितने कपड़े मिलेंगे, जिससे कि दिन दहाड़े बेचारे मासूम लोगों का शोषण होता था और वो मजबूरी के मारे कुछ कर भी नहीं पाते थे। वहीं दूसरी प्रॉब्लम, उनकी कमोडिटी समय के साथ साथ खराब हो जाती थी, जैसे कि कई बार चावल पड़े पड़े सड़ जाते थे तो कभी बदले में मिले जानवरों की मौत हो जाती थी, यानी कि इनकी मेहनत की कमाई यूं ही बर्बाद हो जाती थी। अब अपने इन्हीं सारे प्रॉब्लम से परेशान होकर लोगों ने फिर एक नया सिस्टम बनाया, जहाँ पे लोग अपने सामान खरीदने और बेचने के लिए गोल्ड और सिल्वर की कॉइन का इस्तेमाल करने लगे। अब इससे प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गई, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ना तो कभी खराब होते थे और न ही समय के साथ उसकी वैल्यू कम होती थी, इसलिए इसे रियल मनी भी कहा गया है। लेकिन भाई, तभी एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब लोगों के पास सिक्के तो थे, लेकिन उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। एक तो सिक्कों का वजन बहुत ज्यादा था, दूसरा रास्ते में चोर लुटेरे गोल्ड कॉइन की लूट मचा देते थे। और जब ये प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ गई ना, तब भाई कुछ चालाक पैसे वाले जमींदार टाइप के लोग एक बैंकिंग सिस्टम बना करके लेकर आ गए। उन्होंने लोगों से बड़ी ही चतुराई से कहा कि तुम लोग अपने सिक्कों को हमारे पास रख दो, हम तुम्हारे सिक्कों की रखवाली करेंगे, इसके बदले में तुम हमें एक छोटा सा कमीशन दे देना। सिंपल सी बात। अब ये बात काफी हद तक लोगों को सही लगी कि हाँ भाई ठीक है, दे देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। इसलिए फिर लोग अपने सोने के सिक्के अमीर जमींदार टाइप लोगों के पास जमा करवाने लगे और जमींदार उन्हें कागज की एक रसीद बना करके दे देता था, जिसमें लिखा रहता था कि मेरे पास आपके इतने सोने के सिक्के जमा हुए हैं। और जब किसी को अपना सोना वापस चाहिए होता था तब वो अपनी वही रसीद दिखा करके लेकर जा सकता था। अब ये सिस्टम सिंपल था और भोले भाले लोगों को पसंद भी आ रहा था। और भाई क्या बताऊं, लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। और फिर तो भाई लोगों ने सिक्कों के बजाय सीधा उस रसीद से ही एक दूसरे से सामान खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। अब भाई इसे देखकर जमींदारों के मन में लालच आ गई और भाई उन्होंने किसी का सोना उनके पास जमा नहीं भी होता था, फिर भी उन्होंने अपने मन के मुताबिक फेक मनी यानी कि नकली रसीद बनाना शुरू कर दी, क्योंकि इसमें कौन सी बड़ी बात थी, उनका साइन और सिक्का ही तो लगाना था। इसलिए उन्होंने दे दनादन ऐसी नकली रसीद बनाना शुरू कर दी। और अब क्योंकि वो नकली रसीद बना करके पैसे खुद से क्रिएट कर सकते थे, इसलिए अब भाई उन्होंने लोगों से कमीशन लेना भी बंद कर दिया। उल्टा आलम ये हुआ कि जो लोग अपना सोना उनके पास जमा करवा के जाते थे ना, उनके बदले में जमींदार सामने से कुछ पैसे उन्हें देने लगे, ताकि फ्री में ब्याज मिलने के लालच के कारण लोग अपने आप ही अपना सोना उनके पास जमा करवाने के लिए आने लगे, जिसे आज के जमाने में हम बैंक का ब्याज और इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। और भाई लोगों ने सोचा भी वही कि ये तो बढ़िया है ना, कि घर में पैसे पड़े रहने तो बेटर है कि हम जमींदार के पास पैसे जमा करवा के आए, ताकि हमें बिना मेहनत चार पैसे उसमें से कमाने के लिए मिल सकते हैं। और लोगों ने इसलिए भाई भर भर के अपने पैसे ऐसे जमींदार टाइप लोगों के बैंक में जमा करवाने लगे। और भाई सच बताऊं तो यहीं से शुरुआत हुई बैंक और फेक मनी की, जहाँ पे वो चालाक पैसे वाले जमींदार टाइप के लोग थे ना, वो आज बैंक के हायर ऑफिसर बनकर बैठे हैं और उनके द्वारा बनाई गई रसीद आज हम करेंसी नोट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो पूरी तरीके से फेक मनी है। क्योंकि असल में इस नोट की खुद की कोई औकात नहीं है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस नोट के ऊपर सरकार के साइन और सिक्का है, जिसकी मदद से सरकार हमें ये वचन देती है कि इस कागज को दिखा करके आप जो मर्जी चाहो वो चीज खरीद सकते हो। और सिर्फ इसी वचन की वजह से आज इस मार्केट में इस नोट की वैल्यू है। अगर कल को सरकार ने फिर से डीमोनेटाइजेशन का ऐलान कर दिया ना, तो भाई यही नोट्स रद्दी के पेपर बन जाएंगे। आप खुद देख लेना, आपने तो खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा इस चीज को।
और भाई ये बात सरकार को भी पता है, इसलिए तो वो अपने मन चाहे उतने पैसे छाप नहीं सकती, बल्कि आरबीआई खुद ये कहती है कि वो उतने ही पैसे छाप सकते हैं जितना उनके पास सोना, चांदी और फॉरेन रिजर्व होता है। उससे ज्यादा वो पैसे छाप ही नहीं सकते। अब यहाँ पे आरबीआई भले ही नए पैसा नहीं छाप सकती, लेकिन भाई बैंक वालों ने 1000 का 10,000 करने का एक तगड़ा तरीका ढूंढ के निकाला है। जैसे कि अगर आप बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट करते हो, तब बैंक अपने नियम के अनुसार 10% कैश रिजर्व रखेगी और बाकी के 900 रुपए लोन पर दे देगी, जहाँ से बैंक 12% इंटरेस्ट के हिसाब से 108 रुपए कमाएगी, जिसमें से वो हमें 4% के हिसाब से 40 रुपए के ब्याज हमें दे देगी और बीच का पैसा बैंक का प्रॉफिट होगा। सिंपल सा सीधा सा हिसाब, राइट। अब मेरी तरह आपको भी अभी तक यही लगता था कि बैंक ऐसे ही पैसे कमाती है, तो दोस्त हम दोनों का भ्रम अब कुछ मिनट में टूटने वाला है, क्योंकि ये बस आधा ही सच है। असली गेम तो इसके बाद शुरू होती है। जैसे कि आपने अभी बैंक में पैसा जमा किया है, तो जब आप अपना बैंक बैलेंस चेक करोगे तो आपको अपने अकाउंट में परफेक्टली 1000 रुपए दिखेंगे, राइट। वहीं जिस इंसान ने अभी लोन उठाया है, वो भी जब अपना बैंक बैलेंस चेक करेगा तब उसे भी अपने अकाउंट में 900 रुपए दिखाए जाएंगे। इसका मतलब है कि अब आप दोनों 1900 रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन आपने तो अभी 1000 रुपए ही बैंक में जमा किया है, तो फिर ये 900 रुपए एक्स्ट्रा आए कहाँ से भाई? तो दोस्त यहाँ पे बैंक ने बस बैठे बैठे ही बड़ी ही चालाकी से कुछ एक्स्ट्रा मनी यूं ही टाइप करके मार्केट में 900 रुपए क्रिएट कर दिए हैं, जो कि पूरी तरह से फेक है भाई, क्योंकि असल में बैंक के पास ये पैसे है ही नहीं। और भाई ये खेल सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता, बल्कि जिस इंसान ने लोन उठाया था उसने भी तो कुछ ना कुछ खरीदने के लिए ही लोन उठाया था ना। इसलिए जब ये इंसान उन पैसों को खर्च करेगा, तब ये पैसा उसके अकाउंट से निकल कर किसी और के अकाउंट में चला जाएगा, जहाँ से बैंक भाई फिर से एक बारी यही गेम को फिर से दोहराएगी और वापस से 10% कैश को अपने पास रख करके बाकी के पैसे को लोन पे दे देगी। और ऐसा कर करके बैंक भाई मार्केट में अंधाधुंध पैसों को पंप करती है। इसी वजह से तो भाई हमारी पैसों की परचेसिंग पावर दिन ब दिन कम होती जा रही है और महंगाई तो भाई आसमान छूने लगी है। अब इससे बैंक को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैंक तो हमारे रखे पैसों को लोन पे घुमा करके रातों रात अमीर बनती जाती है। लेकिन भाई इस बैंक में पैसा जमा करने वाला वो आम इंसान भाई गरीब का गरीब ही रह जाता है, क्योंकि आम इंसान को इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और ये सारा खेल भाई जानबूझकर इसीलिए मुश्किल रखा गया है, ताकि एक भोला भाला आम इंसान बेचारे इस गंदे खेल को कभी समझ ही ना पाए। और भाई पता है बैंक वाले एक और चालाकी क्या करते हैं कि वो अपना ये गंदा खेल, ये चालाकियों को छुपाने के लिए बड़ी ही चतुराई से एक छोटा सा ब्याज हर साल एक आम इंसान को दे देता है, जिससे कि गरीब आदमी बेचारा खुश हो जाता है कि भाई हमने तो बिना कोई मेहनत के 4% का ब्याज कमा लिया। और भाई इसी सोच की वजह से वो बेचारा जिंदगी भर बैंक की चालाकियों को कभी समझ ही नहीं पाता, क्योंकि उसके मन में वो सवाल उठने ही नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि भाई बैंकों में जो काम कर रहे लोग होते हैं ना, उनको भी ज्यादातर टाइम ये चीज पता नहीं होती कि बैंक का ये पूरा सिस्टम कैसे लोगों को उल्लू बना रहा है। लेकिन दोस्त ये बात ऑलमोस्ट सभी पूंजीवादी लोग बारीकी से समझते हैं, इसलिए वो अपने पैसों को कभी बैंक में नहीं रखते। नहीं तो आप खुद सोचो, अगर बैंक में पैसा जमा करके या फिर एफडीज बना करके अगर अमीर बना जाता, तो फिर ये बड़े बड़े पूंजीवादी लोग इतने बड़े बड़े रिस्क लेकर इतनी बड़ी बड़ी टीम के साथ रिसर्च कर करके पैसों को स्टॉक्स और बिजनेस में भला क्यों इन्वेस्ट करते हैं? इसीलिए करते हैं भाई, क्योंकि उनको बारीकी से पता है कि बैंक में पैसे रखने से बैंक तो अपने लिए अंधा पैसा छाप लेती है, लेकिन उसमें पैसे रखने वाले बेचारा आम इंसान वहीं गरीब का गरीब रह जाता है। इसलिए भाई वो इस मैट्रिक में कभी नहीं फंसते। और भाई यही बात रॉबर्ट कियोसाकी जी को 1973 में समझ में आ गई थी, जब वो भी हमारी तरह ही नौकरी किया करते थे। इसलिए उन्होंने अपने पैसों को बैंक में जमा करके एफडी बनाने के बजाय बैंक को ही अपने लपेटे में लेने की सोची, और उन्होंने तुरंत ही बैंक से होम लोन ले लिया और एक अच्छा सा घर खरीद लिया, और दूसरे ही दिन उस घर को रेंट पे दे दिया। अब रेंट से उन्हें 15,000 रुपए आने लगे, जिसमें से 10,000 रुपए वो बैंक की ईएमआई भरते और 5,000 क्लियर मुनाफा उनकी सीधी जेब में जाने लगा। यानी कि जो होम लोन बाकी लोगों की जेब खाली कर देता था ना, वही होम लोन भाई रॉबर्ट कियोसाकी को आज अमीर बना रही है। और भाई होम लोन लेने की वजह से अब उनको सरकार को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता, तो वहां पे भी फायदा हो गया। इसलिए ही भाई इस प्रोसेस को फॉलो कर करके आज उनके पास करीब 15,000 घर है, और सारे के सारे उन्होंने रेंट पे दिए हुए हैं। I own 15,000 houses. 15,000 houses. Okay. Which you give it out for rent. Yeah. Right. जिससे दोस्त ना सिर्फ आज बल्कि उनके आने वाली 7 पूछ तो कभी कभी पैसों की दिक्कत नहीं होने वाली। इसलिए तो आप खुद अपने आसपास देख पाओगे कि बड़े बड़े पूंजीवादी लोग कभी अपने बैंकों में पैसे रखते नहीं हैं, बल्कि वो ज्यादा से ज्यादा बैंक से लोन उठाते हैं, ताकि भाई वो अपने नहीं बल्कि बैंक के पैसों का इस्तेमाल करके अपने लिए एक ऐसा एसेट बना सके जो हर महीने उनको बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी मेहनत के उनको पैसे कमा करके दे। इसलिए मैक्सिमम पूंजीवादी लोगों में आप यही पैटर्न बारीकी से नोटिस कर पाओगे। आप खुद से देख लेना, आपको खुद पता चलेगा। अब हाँ, सेम चीज चाहो तो आप भी कर सकते हो, लेकिन हाँ शुरू
शुरुआत में हो सकता है कि आपको ये तरीका मुश्किल लगे, तो ऐसे में आप अपनी शुरुआत इस दूसरे वाले तरीके से भी कर सकते हो, जिसे डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। जैसे कि मान लो कि आप हर महीने 100 रुपए की सेविंग कर लेते हो, तो अब इन 100 रुपए में से 20% यानी कि 20 रुपीज आप इमरजेंसी के लिए अपने बैंक में रख दो, ताकि घर में कोई बीमार पड़ी या कोई इमरजेंसी आए तो ये पैसे आपको काम आएंगे। लेकिन बाकी के पैसों को बैंक में मत रखो, बल्कि बाकी जो 80% पैसे बचे हैं ना, उसमें से 30% पैसों से आप बिना सोचे समझे गोल्ड या सिल्वर खरीद लो, क्योंकि ये एक रियल मनी है जिसकी वैल्यू दुनिया के हर कोने में होती है। क्योंकि चाहे लॉकडाउन हो या डिमोनेटाइजेशन, अगर घर में गोल्ड या सिल्वर पड़ा होगा ना भाई, तो आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होने वाली। क्योंकि कोरोना के टाइम में गोल्ड और सिल्वर को बेचकर या उन्हें गिरवे रखकर ही लोग अपना घर चला रहे थे भाई, मैंने तो खुद देखा है। और भाई सच बताऊं तो गोल्ड की आज तक की हिस्ट्री रही है कि पिछले 20 साल से गोल्ड ने कम से कम 12% का रिटर्न लोगों को कमा करके दिया है, जो कि बैंक की एफडी की 6 से 7% रेट से तो कहीं ज्यादा बेटर है भाई। अब बाकी बचे 50% पैसों में से आप 20% स्टॉक में और बाकी के 20% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी भाई आज तक की हिस्ट्री रही है कि 12 से 15% का रिटर्न तो मामूल से मामूली लोगों को भी भाई मिल ही जाता है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग जैसी चीजें मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो इस बात का ध्यान रखना। और बाकी बचे 10% हिस्से को आप हर महीने एक ऐसी स्किल को सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको फाइनेंशियली और भी स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बनाए। जिससे कि भाई मैं ओपन गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस ट्रैक को फॉलो करते हो तो आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर आप इस मैट्रिक के मायाजाल से बाहर निकल जाओगे। क्योंकि मैंने अपने आप को निकाला है, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि ये बात भाई जानते सब है, लेकिन आपको कोई मुंह पे नहीं बताएगा, क्योंकि बड़े बड़े पूंजीवादी लोग ये कभी नहीं चाहते कि आप इस ट्रैप से बाहर निकलो। जिसे अगर आपको और भी बारीकी से समझना है तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हो। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।